नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म से हमने एक मुहिम चलाई है कि देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशकर्ता हैं, जितनी भी साजिशें हो रही हैं, उनका पर्दाफाश करना। हमने शुरुआत की है इस दिल्ली दंगा के नाम पे। आखिर क्या साजिश चल रही थी? आखिर क्या इस दंगे की बुनियाद थी? क्या मकसद था? इसके पीछे कौन-कौन से लोग थे और वो आखिर इस देश से क्या चाहते थे? इस देश की सरकार से क्या चाहते थे? सीए एनआरसी क्या सिर्फ एक बहाना था या इसकी पटकथा बहुत पहले रची जा चुकी थी? सिर्फ एक मौके की तलाश थी। सीए जब बिल लाया गया तो वो मौका इन लोगों को मिल गया जिसको वो गलत तरीके से गलत रिप्रेजेंट करके इस मौके को चूकना नहीं चाहते थे और इस मौके के बहाने भारत की बर्बादी की जो पटकथा लिखी जा रही थी उसको वो अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। शर्जील इमाम, उमर खालिद, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदेर, ये सारे लोग इसके मास्टरमाइंड थे। उमर खालिद बड़ी ही शातिर तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था। वो इस देश को बर्बाद करना चाह रहा था, वो गज़वाए हिंद की बात कर रहा था, वो जिहाद करना चाहता था और वो एक अलग मुस्लिम देश भी चाहता था। वो इसके लिए खून खराबे से ज़रा भी कतरा नहीं रहा था, उसे ज़रा भी गुरेज नहीं था कि अगर वॉयलेंस होता है, अगर दहशत गर्दी होती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये हक़ की लड़ाई है और हक़ की लड़ाई के लिए जिहाद ज़रूरी है। इस सरकार को कदमों पे झुकाना है। इस देश में इस्लामिक विचारधारा जो है उसको स्टैब्लिश करना है। उमर खालिद के अगर देखें तो वो जब लाइमलाइट में आया 2016 में तो वो अफजल गुरु के फांसी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था, उसे जुडिशियल किलिंग करार दे रहा था। वो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारे लगा रहा था। हमें चाहिए आज़ादी और न जाने कितनी तरह की आज़ादी की डिमांड कर रहा था। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस स्लोगन से उसने अपना आगाज़ किया और 4 सालों में उसके सफ़र की अगर बात करें तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम टेररिस्ट उमा के तर्ज पे वो आगे बढ़ रहा था। और जब 2020 में उसके स्लोगन थे वो ये थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या या इलाहा इल्लल्लाह। तो ये उसका सफ़र है जो कि इस्लामिक विचारधारा की एक्सट्रीम टेररिज्म को बयां करता है। वो भारत की बर्बादी के हर पटकथा लिख रहा था। वो आगे चल रहा था और पीछे पीछे अपना कुनबा भी तैयार कर रहा था। उस कुनबे में वो शर्जील इमाम, खालिद सैफ़ी, नदीम खान, न जाने कितने लोगों को वो शामिल कर रहा था। बहुत लंबी फहरिस्त है। राहुल रॉय भी इसमें शामिल था और भी कई लोग जो हैं इसमें शामिल थे। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और इस लिस्ट को अगर पढ़ने लगे तो वक्त ज़ाया हो सकता है। और अगर हम बात करें तो अब जो उमर खालिद था उसके लिए बिल्कुल ही अनुकूल समय था जब वो भारत की बर्बादी की जो कहानी पटकथा बाहरी देशों के साथ मिलकर भारत को बर्बाद करने के लिए लिख रहा था उसको अंजाम तक पहुंचाने का ये मौका बहुत अच्छा था। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो रहा था। लेकिन ये भारत है, इस भारत ने न जाने कितने गद्दारों को बर्दाश्त किया है, फिर भी उभर कर हर बार सामने आया है और उतनी ही मजबूती के साथ आया है। शायद उमर खालिद ने इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं, शर्जील इमाम ने ठीक से पढ़ा नहीं, इसीलिए जो सोच लेकर चले थे उस सोच में कहीं ना कहीं वो फिर एक बार नाकामयाब हो गए। उमर खालिद with his intellectual acumen knew very well that a large majority of Indian Muslims were never subscribed the prevented and definition of Islam being exposed by his disciple Shirjil Imam, and no amount of rhetoric of the fact will be enough to brainwash the Indian Muslim into actually believing that CA would question their nationality. Therefore, while some Indian Muslims will join the chorus and play games to his thought, those who would be most eager to cross the lines had been located and used to shocking communal French, Bangladeshi and Rohingya. वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की आड़ में, क्योंकि उसे पता था कि सीए की बात अगर सीधी सीधी की जाएगी तो कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम हो सकता है उसका वो साथ नहीं निभाएंगे, वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज़ की, क्योंकि उनको पता था कि अगर एनआरसी आता है
तो सबसे ज़्यादा जो बखेड़ा है उनके लिए खड़ा हो सकता है। इसलिए वो उनको बेस बनाकर इंडियन मुस्लिम्स के इमोशंस के साथ खेलना चाहता था और वो कामयाब भी रहा। इंडियन मुस्लिम बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए इस प्रोटेस्ट के दौरान। वो जो है वो हर बार ये कहता था कि हमें इस सरकार को गिराना है, हमें इस सरकार को घुटनों पे लाना है। एज हैज़ बीन डिटेल्ड इन द मेन चार्जशीट, उमर खालिद बीइंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉन्स्पिरेटर एज एस्टैब्लिश्ड सो फार एंड विथ हिज प्रीवियस ब्रशेस with law was clear in his mind that when Delhi will be thrown on fire, जब तक दिल्ली को आग में नहीं झोंका जाएगा, he shall be keeping a safe physical distance, तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा। और जैसे ही ये सिचुएशन आती है उसको ये भी पता था कि उसको कैसे अपने आप को बहुत ही सेफ तरीके से, बड़ी ही सुरक्षित तरीके से अपने आप को अलग करते हुए अपने किनारा कर लेना है, अपना बचाव भी करना है। और यही वजह थी फिजिकल डिस्टेंस टू क्रिएट द परफेक्ट एबिलिटी if the conspiracy get exposed. The investigation carried out after his arrest led to those charged who were instrumental in the facilitating his departure from Delhi on 23rd February 2020 after the initial spark has been lighted. Even though being unaware of the sinister coincidence, accused Umar Khalid had boarded Indigo flight number 6E2323 to Patna, leaving Delhi at 9:30 am. This flight ticket had been booked by the Tariq. He had invited Umar Khalid to Bihar as a star speaker for the anti-CNRC protest being held there since he had political aspiration in Nevada. तारिक जो है उसके लिए टिकट बुक करवाता है। नवादा में कुछ इसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें स्टार स्पीकर के तौर पे उसको बुलाता है। और जैसे ही दिल्ली सिलमपुर जाफराबाद जलने की कगार पे पहुंचता है, उमर खालिद फ़्लाइट पकड़ के उसे किनारा कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी साजिश थी ये है। आप इस साजिश को इस तरह से समझिए कि जब ये होने वाला था तो जंतर मंतर पे जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें उमर खालिद का बयान है। उमर खालिद बोलता है, जो कि ये बयान जो है वो अंडर सेक्शन 164 CRPC के तहत जो है वो लिया गया है स्टेटमेंट, दैट व्हेन ही हैड अटेंडेड द प्रोटेस्ट कॉल बाय VPI at Jantar Mantar on 10th February 2020, he was introduced to Umar Khalid and his father, Sakir Ilyas, President of Welfare Party of India. Umar Khalid had told him, आप लोग जहांगीरपुरी से आते हैं, वहाँ पर बांग्लादेश के लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों को CNRC के बारे में बताइए और कानून के विरोध में लड़ने के लिए उनको खड़ा कीजिए। वो ये बोल रहा है। It is no surprising that on 23rd February 2020, while Umar Khalid was safely away to the 100 kilometers from Delhi, where the women folk from Jahangirpuri, सिलमपुरी जाफराबाद में जो घटनाएं हुई थी उसमें प्रोटेक्टेड लेयर के रूप में जो महिलाएं खड़ी थी वो जहांगीरपुरी से आई थी, वो बांग्लादेशी थी। ये पहले भी जो हम चार्जशीट में पढ़ चुके हैं। और वो जो हैं सिलमपुर टू बी रिसीव्ड बाय अरेस्टेड अक्यूज्ड ट्रेवल टू द, वो उस दिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलोमीटर दिल्ली, it were the women folk from Jahangirpuri who had travelled about 60 kilometers over the day before they reached Jafrabad, Salampur, to be received by arrested accused Devangana Kalita, Natasha Narwal and Gulfisha Fatima, and who took on the deployed police forces by used chili powder, crushed glasses bottles and stones and other इंजूरियस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना डरावना, कितना भयावह तरीके से ये तैयारी चल रही थी भारत को बर्बाद करने के लिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जब ऐसे तत्व हमारे इर्द गिर्द कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो हमें आखिर उसके लिए मुखर होना चाहिए। ये हमारा भी दायित्व है, ये हमारा देश है, सिर्फ सरकार और प्रशासन का ही नहीं, बल्कि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आखिर अपने देश में इस तरह की गंदी हरकतों करने वाले लोगों पे किस तरह से लगाम लगाया जाए। अगर हमें लगता है कि ये लोग
की जो जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें उनके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। और इसको लेकर के हमें ज़रा भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमें क्या लोग बोल सकता है कि हम कॉम्युनल हैं, हम धर्मवाद में विश्वास रखते हैं, या हम सेकुलर नहीं हैं। क्योंकि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा तय की गई है उसमें कहीं ना कहीं धार जो है नदी की, जो गंगा की धार है, एक ही तरफ से बहती हुई नज़र आ रही है, जबकि गंगा जमनी को अगर मिलना होगा तो ये धार दोनों तरफ से बहना चाहिए। और ये जो मिलन है वो बराबरी का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेकुलरिज्म की परिभाषा सिर्फ एक कौम के लिए लागू हो, दूसरा कौम उसमें पिसता जाए, वो परिभाषा उसके लिए कहीं भी ठहरती ही ना हो। बहुसंख्यक होना कोई गुनाह नहीं है, और अगर हम बहुसंख्यक हैं तो हमारा भी उतना ही राइट है इस देश के कानून पर जितना कि बाकियों का है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो कि भारत के खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ दुगनी ऊंची आवाज़ में आवाज़ उठानी चाहिए, और उस आवाज़ को दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये देश हमारा है, इस देश को बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बिटवीन ऑन 4th August 2020 मोबाइल फ़ोन ऑफ उमर खालिद को 31 जुलाई 2020 में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको स्पेशल सेल जो है इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है। इंट्रोगेशन के बाद उसके मोबाइल को ज़ब्त किया जाता है। ज़ब्त करने के बाद 4 अगस्त 2020 को उसके मोबाइल को जो है वो उसके डाटा रिकवरीज़ के लिए CERT के पास भेजा जाता है, जिसमें सारे डिटेल्स जो आते हैं। और 20 अगस्त को जो 20 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक जो बातें हुई हैं, फॉरेंसिक एविडेंस जो सामने आए इस डाटा रिकवरीज़ के बाद, वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। सिर्फ उमर खालिद का जो चैट्स हैं वो तकरीबन 11 लाख पेज के हैं, जिसमें ना जाने कैसे कैसे भड़काऊ और दहशतगर्दी की चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, उनको डिस्कस किया गया है। Studied in the backdrop of the various testimonies and digital evidences already placed in record in the present case, being prima facie satisfied of the top role being played by accused उमर का सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो यही था, जो न जाने किस किस तरह के पैंतरे चल रहा था, किस किस तरह के खेल खेल रहा था। इन द प्रेजेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही वॉज अरेस्टेड ऑन 13/9/2020। 13 सितंबर को उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। 31 जुलाई को उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था। ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमांड ऑन 22/9/2020, 22 अगस्त को अक्यूज जो है उमर खालिद, जिस पे कि सेडिशन का यानी कि देशद्रोह का भी मुकदमा भी चल रहा है, वो जो है अपने स्टेटमेंट में कई खुलासे करता है। वो बताता है कि जंगपुरा के 6/6B दिल्ली अपोजिट टू नूर मस्जिद एंड एडजेसेंट टू द मदर टेरेसा जीवन ज्योति होम, जहाँ पे कि 18/12/2019 को भी वो एक मीटिंग होती है, जहाँ पे योगेंद्र यादव, सरजिल इमाम, नदीम खान और बहुत सारे और लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं, जो कि anti-CA प्रोटेस्ट को लेकर के पॉइंटर्स बनाते हैं, मेमो तैयार करते हैं। देयर आफ्टर ही लेड टू द पुलिस टीम टू द हाउस हैविंग, उसके बाद वो E1/13 सीलमपुर के एक घर में भी ले जाता है, जहाँ पे 23/1/2020 को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा और कई सारे जो मेंबर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उसमें वहाँ के मदरसे के मौलाना भी उस पार्टिसिपेट किए थे, जो कि उसके लिए भी पॉइंटिंग प्रोटेस्ट के लिए और दंगों के लिए पॉइंटिंग एंड मेमो को तैयार किया गया था, और बड़े ही उसको तरीके से उसको फैलाया गया था, स्प्रेड किया गया था। ऑन 24/9/2020 24 सितंबर की ये बात है, उमर खालिद वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ श्री अमिताभ रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको वहाँ पे पेश किया जाता है, और उसको रिमांड, जुडिशियल रिमांड में फिर उसको दे दिया जाता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एज पर व्हाट्सएप चैट, CDR एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस फॉलोइंग ओरल डॉक्यूमेंट्रीज एंड electronic evidences come on record against accused उमर खालिद।
बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU वो बनाया जाता है, शर्जिल इमाम को उसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आगे पढ़ूँगी, जो साई बालाजी है, इफ्तात है, उमर खालिद है, नदीम खान है, तबरेज़ है, वो लोग जो हैं अलग अलग जगहों पे कई भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि पूरे देश को जलाने की बू आ रही थी। योगेंद्र यादव जंतर मंतर पे उसका साथ देते हैं। उमर खालिद जो है शर्जिल इमाम को योगेंद्र यादव से मिलवाता है एंड वो बोलता है कि ये मेरे सीनियर हैं योगेंद्र यादव, और उमर खालिद जो है वो शर्जिल इमाम को जिम्मेदारी देते हैं कि आप JNU जामिया मिलिया MAO और DU के स्टूडेंट्स को गैदर कीजिए, उनको मोबिलाइज़ कीजिए इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए, इस्लामिस्ट माइंडसेट को प्रोवोक कीजिए। इट वॉज डिसाइडेड एंड अग्रीड बाय उमर खालिद, योगेंद्र यादव एंड शर्जिल इमाम टू use social media for large scale introduction of the mobilization of youths of Chakka Jam as a protest against CA. It was decided and agreed by masjids should be focal point of starting the protest. मस्जिद को पॉइंटर्स बनाया गया था कि जहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होने चाहिए, और अगर वो मस्जिद से शुरू होता है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, हिट करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं, उनकी भावनाओं से ज़्यादा खेला जा सकता है और उनको मोबिलाइज़ किया जा सकता है। चक्का जाम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और लाइक माइंडेड जो मुस्लिम्स हैं अब जुड़ना शुरू कर दिए हैं, और इसमें बताया गया है कि द सिंक्रोनाइजेशन एंड सिनर्जी be achieved for the above stated object of Chakka Jam. The event is also established by the presence and substance conduct. इसके लिए बाकायदा सबूत जो हैं संलग्न किए गए हैं, ये कोर्ट में बताया गया है इन्वेस्टिगेटिंग टीम की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। आगे भी मैं पढ़ूंगी कि आखिर क्या किस तरह की टीम बनाई गई और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाया गया। आज के लिए बस इतना ही। बातचीत आज की लंबी हो चुकी है, ये बात बहुत लंबी है, तकरीबन 125 पन्ने से चार्जशीट की ये शुरू होता है, और उमर खालिद को लेकर के जो बातें कही गई हैं, जो एविडेंस दिया गया है वो 170 पन्नों तक जाता है। तो ये इन पन्नों को मैं जो मुख्य बिंदुएं हैं उनको मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, बातचीत करती रहूंगी। उसके बाद बाकी अक्यूज्ड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस जाते जाते ये बता दूं कि दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में डे टू डे हियरिंग इस मामले को लेकर के चल रही है। विंटर वेकेशन के लिए कोर्ट बंद था, लेकिन अब कोर्ट खुल चुका है और एक बार फिर उमर खालिद शर्जिल इमाम के बेल पिटीशन को मूव किया गया, जिसको कि कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अभी फ़िलहाल इन सारे आरोपियों को जो कि देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद हैं और जिन पे मुकदमा चल रहा है, फ़िलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। और अब देखना ये होगा कि आगे कैसे कैसे ये केस जो है आगे बढ़ता है, क्या क्या तथ्य सामने आते हैं, और आखिर हमारे देश भारतवर्ष को बर्बाद करने वाले ये जो दहशतगर्द थे उनके कौन कौन से मंसूबे और सामने आते हैं। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे आपके बीच में ये संवाद का सिलसिला बना रहे, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।